हेलो दोस्तों, कैसे हो आप? सभी को नमस्कार, सभी को राम राम। तो आज अपन स्टार्ट करने वाले हैं एक विमीय गति 1D मोशन। ठीक है। और इससे दो सवाल आने वाले हैं। टॉपिक आप देख लीजिए, बहुत जल्दी रिवीजन करने वाला हूं। सवालों की तो बात करनी है, सवालों का हल मैंने पहले से लिख रखा है। तो आपको बस ये देखने की, बस ये सवाल इंपॉर्टेंट है और ये इन इन एग्जाम में आए हुए हैं। ठीक है, चलो। यहां एक सवाल जो कवर होगा, ऊपर के 5 पॉइंट देख लो। एक सवाल कवर होगा गति के समीकरणों को लेकर के। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। धन्यवाद। हमारा पहला सवाल देखो, ये वही सवाल है जो बहुत कॉमन सवाल है, बहुत बढ़िया सवाल है। कोई टायर है जिसकी त्रिज्या आर है और ये टायर लोटनी गति कर रहा है, मतलब लुढ़क करके जा रहा है। टायर का कोई बिंदु ए है, किसी समय पर धरातल के टच में है। तो वो कहता है कि आधे चक्र के बाद में इसका विस्थापन क्या होगा। तो देखो, आधे चक्र के बाद में इसका विस्थापन, ऑप्शन आपके सामने ये है, और आधे चक्र के बाद में इसका विस्थापन कुछ ऐसा होगा। वो कैसे होगा, आओ जल्दी। ये टायर, इसका बिंदु ये, आधे चक्र के बाद ये बिंदु कहां चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा, मतलब यहां से यहां चला जाएगा। तो विस्थापन होगा ये। विस्थापन होता क्या है, प्रारंभिक बिंदु से अंतिम बिंदु के बीच की न्यूनतम संभव दूरी को, मिनिमम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो ये वाली जो दूरी होगी वो विस्थापन है। अब देखो क्या है, आधे चक्र में आगे गया, आधे चक्र की ये दूरी होगी पाई आर। पूरा चक्र होता तो 2 पाई आर, आधा चक्र है तो पाई आर। ऊपर चला गया तो ये कितना है, व्यास के बराबर, मतलब 2 आर के बराबर। अब सोचो, ये पाई आर है, ये 2 आर है, ये हमें ज्ञात करना है, अलग से लिख दिया यहां। और अब पाइथागोरस थ्योरम से एस स्क्वायर बराबर पाई आर स्क्वायर प्लस 2 आर का होल स्क्वायर। वो कैसे, कर्ण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। और जब आप सोल्व करोगे तो हल किया हुआ आपके सामने है, आंसर इसका ये आ जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भाई इतना ही टाइम है अपने पास में, जल्दी आओ। दूसरा सवाल देखो, दूसरा सवाल है, कोई आदमी है, मंदिर की सीढ़ियों से ऊपर जाता है और लौट करके नीचे आता है। 40 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से गया, 60 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से लौट करके वापस आ गया। वो कहता है कि औसत चाल तथा औसत वेग का मान क्रम से क्या होगा। औसत चाल कुल दूरी बटा कुल समय, औसत वेग कुल विस्थापन बटा कुल समय। तो देखो, औसत चाल की बात बाद में करेंगे, पहले औसत वेग देखो। यहां से गया, लौट करके वापस आ गया, विस्थापन कितना हुआ, 0। जब विस्थापन 0 हुआ तो औसत वेग भी क्या होगा, 0। औसत वेग तो हो गया 0। औसत चाल की बात है तो सुनो, औसत चाल के लिए ये वाला सूत्र काम में लेना है। औसत चाल के लिए दो सूत्र पढ़ते हैं अपन। एक सूत्र आधे समय तक v1 चाल से, शेष आधे समय में v2 चाल से। तो औसत चाल क्या होगी, तो आंसर आता है उस समय v1 प्लस v2 बटा 2। कब, जब समय का बंटवारा होता है। पर यहां समय का बंटवारा नहीं है, दूरी का बंटवारा हो रहा है। आधी दूरी v1 से, शेष आधी दूरी v2 से। गया v1 से, लौट कर आया v2 से। जितनी दूरी गया उतनी दूरी लौट कर आया। तो सूत्र ये काम आएगा, कौन सा, 2v1v2 अपॉन v1 प्लस v2। जब आप ये वैल्यू पुट करोगे तो इसका आंसर आएगा 48 किलोमीटर पर हार। ये है औसत चाल। ठीक है, और औसत वेग का मान कितना हो चुका है, 0। पर यहां दिया गया है औसत चाल को पहले, औसत वेग को बाद में। तो औसत चाल आनी चाहिए 48, वेग आना चाहिए 0। आंसर कौन सा होगा, दूसरा। दूसरी बात, ये सूत्र कब काम में लेते हैं, ये सूत्र कब काम में लेते हैं, तो सुनो ध्यान से। ये तब लेते हैं, कोई कण गति प्रारंभ करता है, जितने समय तक चलता है, आधे समय में v1 चाल से, शेष आधे समय में v2 चाल से। औसत चाल का मान ये लेना है। जितनी भी दूरी तय करता है उसकी आधी दूरी v1 से, बची हुई आधी दूरी v2 से। तो औसत चाल का मान ये सूत्र लेते हैं और इसका हल अपन ने यहां लिख रखा है। देखो आप नोट लगाए, पहले वाली कंडीशन, दूसरी वाली कंडीशन। ये वो कंडीशन है जो मैं बता रहा था कि यहां औसत चाल का मान v1 प्लस v2 बटा 2 होगा। वो कैसे, यहां से यहां तक आ रहा है, टोटल टाइम कितना लग रहा है, t। आधे समय तक v1 चाल से, आधे समय तक v2 चाल से, जो बच गया उसमें v2 चाल से।
तो भैया हमसे औसत चाल पूछ रहा है, औसत चाल का सूत्र ये होगा, सॉल्व कर रखा है मैंने। औसत चाल बराबर कुल दूरी बटा कुल समय। कुल दूरी कितनी, हमने ये मान लिया कि यहां से यहां तक दूरी x1, यहां से यहां तक की दूरी x2, तो कुल दूरी x1 प्लस x2, टोटल टाइम कितना लगा t। x1 और x2 की वैल्यू यहां से पुट कर सकते हैं। x क्या है, दूरी है, दूरी बराबर चाल इंटू समय, चाल इंटू समय। x2 दूरी है, चाल इंटू समय। ये वैल्यू अपन यहां पुट करेंगे और सॉल्व करने पर ये आएगा। इधर आ जाओ, ये क्या कह रहा है भाई, वो जितनी भी दूरी तय करता है ना, आधी दूरी v1 चाल से, बची हुई आधी दूरी v2 चाल से, औसत चाल का मान ये होगा। होगा कैसे, होगा वैसे ही, कुल दूरी बटा कुल समय। इसमें आप ये ले लेना, पहले समय लगता है t1, बाद में समय लगता है t2, और समय बराबर दूरी बटा चाल। दूरी कितनी, x बटा 2, चाल कुछ v1, दूरी कितनी x बटा 2, और ये चाल v2। बस अब आप अगर इसको भी सॉल्व करो तो v एवरेज बराबर कुल दूरी बटा कुल समय, और कुल दूरी का मान कितना है, कुल दूरी का मान तो x है, कुल समय का मान t1 प्लस t2 है। ये वैल्यू पुट करना, आंसर आ जाएगा। और इन सबको छोड़ो, अब टाइम नहीं है ये सॉल्व करने का, याद करो। और याद क्या करना है, आधे समय तक v1 से, शेष आधे समय में v2 से चलता है, तो औसत चाल का मान क्या होगा, ये सूत्र याद रखना है बस। जितनी दूरी तय करता है उसकी आधी दूरी v1 से, बची हुई आधी दूरी v2 से, ये वाला सूत्र काम आएगा। और सुन, क्या पूछ सकता है, वो बोलेगा कि एक आदमी घर से ऑफिस जाता है 40 किलोमीटर पर आवर से, जरूरी काम याद आने पर ऑफिस से घर लौटता है 60 किलोमीटर पर आवर से, औसत चाल का मान क्या होगा। ये वाला लेंगे कि ये वाला लेंगे, ये वाला, क्योंकि जितनी दूरी गया है उतनी ही दूरी लौट के वापस आया है। यहां दूरी का बंटवारा हुआ है, समय का बंटवारा नहीं, जाते समय टाइम ज्यादा, आते समय टाइम कम, तो समय तो अलग अलग है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। तो हमारे मेरे हिसाब से 2 सवाल हो गए। ठीक है, तीसरा सवाल देखो, ग्राफ को लेकर के सवाल पूछेगा। ग्राफ को लेकर के 2 बातें आनी ही चाहिए हमें, एक ढाल और एक एरिया। किसी ग्राफ की ढाल किसको बताती है और एरिया किसको बताता है, ये हमें आना ही चाहिए। ठीक, आओ, विस्थापन दे दिया, समय दे दिया। सवाल तो खैर ऐसा है, कण 1 तथा कण 2 के वेगों का अनुपात बताओ। विस्थापन, समय, पहले कण के लिए ग्राफ, दूसरे कण के लिए ग्राफ, दूसरे कण के लिए ग्राफ, ये 30 डिग्री के कोण पे, ये 60 डिग्री के कोण पे। ठीक है, पहले और दूसरे कण के लिए वेगों का अनुपात बताओ। तो पहले तो हमें यह आना चाहिए कि विस्थापन समय वक्र की ढाल किसको बताती है। तो विस्थापन समय वक्र की ढाल वेग को बताती है। अब इसके लिए यहां कुछ मैंने लिख रखा है, इसको आप फ्रेम समझना सर। कभी भी किसी भी चैप्टर में कभी कोई सा भी ग्राफ दे और ढाल पूछे अपन से, तो देखो ढाल मतलब स्लोप, कैसे, एक ट्रिक बनानी है, एक फ्रेम बनाना है मतलब। और फिर वही बात क्या करना है, फ्रेम पर जब जिस चैप्टर में जाओ उसकी तस्वीर टांग देनी है। जिस ग्राफ की वो बात करता है, जिन राशियों की बात करता है, उनको वहां पे टांग देना है। देखो कैसे, किसी भी ग्राफ के लिए ढाल बराबर हमेशा ही टेन थीटा बराबर खड़ी रेखा अपॉन आडी रेखा, यानी कि इस वाई एक्स पर जो राशि होगी वो अपॉन इस आडी रेखा पर हॉरिजॉन्टल लाइन पर जो राशि होगी वो, तो वाई अपॉन एक्स। अब यहां क्या है, वाई की जगह विस्थापन, एक्स की जगह समय, विस्थापन बटा समय, और विस्थापन बटा समय किसके बराबर होता है, वो वेग के बराबर होता है। मतलब विस्थापन समय वक्र की ढाल वेग को बताती है, विस्थापन समय वक्र की ढाल वेग को बताती है, और वेग का मान टेन थीटा के बराबर होगा, इसलिए v बराबर टेन थीटा लिया। अब 2 कणों के लिए पूछ रहा है, तो v1 अपॉन v2 बराबर टेन थीटा 1 अपॉन टेन। ओके, बिल्कुल सामने लिखा हुआ है, आराम से देख सकते हो। ठीक, और इसका आंसर आएगा 1:3। नीट 2024 में सवाल पूछा था। फर्क इतना है कि मैंने 30 और 60 ले लिया, वहां 30 और 45 था, 45 और 60 होगा, बस इतनी सी बात है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आई होगी।
और हां, ग्राफ से हमें दो चीजें आनी चाहिए, एक ढाल, एक एरिया। ग्राफ का एरिया किसको बताएगा और ग्राफ की ढाल किसको बताएगी? ढाल मतलब स्लोप। तो ध्यान से सुनो, किसी भी ग्राफ के लिए ढाल बराबर टेन थीटा बराबर वर्टिकल लाइन अपॉन हॉरिजॉन्टल लाइन, मतलब खड़ी रेखा अपॉन आड़ी रेखा, मतलब y अपॉन एक्स। फिर वहां वो राशियां अपन को रखनी है, उस फ्रेम में वो तस्वीर टांगनी है, फिर देखना है कि ये जो अनुपात है वो कौन सी राशि को बताएगा, और आंसर हमारे सामने यूं आ जाएगा। जैसे मैं आपको बताऊं, ये तो आपने देख ही लिया, स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें मैं बहुत कुछ बदलने वाला हूं। ठीक है, बदल दीजिए सर। आज इस सवाल में विस्थापन की जगह वो वेग दे दिया यार। भाई साहब तुम हटो रहे यहां से। ओके ओके, जिसको मिटाना चाह रहे हैं वो मिट नहीं रहा, वो तेरी 1:2 जो भी है। अब मैंने क्या दिया, यहां तो मैंने वेग दे दिया। आज मैं थोड़ी स्पीड में पढ़ा रहा हूं क्योंकि दो कारण है। एक तो ये चैप्टर आज की आज खत्म करना है, दूसरी बात मेरी तबीयत कुछ बहुत ही ज्यादा पिछले दिनों से खराब चल रही है, तो इसलिए भी मैं चाहता हूं कि थोड़ा सा ये फास्ट हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है, नहीं तो वक्त बेवक्त मेरे बुखार आ जाता है। अब देखो, ये समय और ये वेग। अब बताओ, वेग समय वक्र की ढाल कौन सी राशि को बताएगी? ऐसा सवाल पूछ सकता है हमें, वेग समय वक्र की ढाल कौन सी राशि को बताएगी? तो देखो क्या करना है, भाई साहब आप हटो रहे यहां से। ओके, वेग समय वक्र की ढाल, देखो उस फ्रेम में वो तस्वीर कैसे टांक रहे हैं। ढाल बराबर टेन थीटा बराबर y अपॉन एक्स, मतलब वर्टिकल लाइन अपॉन हॉरिजॉन्टल लाइन, y अपॉन एक्स, खड़ी रेखा अपॉन आड़ी रेखा, वेग बटा समय। तो यहां आएगा वेग, यहां आएगा समय, और वेग बटा समय किसके बराबर होगा भाई? वेग बटा समय त्वरण के बराबर होगा। यानी कि आज वेग समय वक्र की ढाल त्वरण को बताती है, और त्वरण का मान टेन थीटा के बराबर होगा। मतलब यहां मैं कह सकता था ढाल का जो मान है, जो टेन थीटा के बराबर है, वास्तव में वो त्वरण के बराबर है। आज इस सवाल में हमसे वो पहले कण के लिए और दूसरे कण के लिए त्वरण का अनुपात पूछ सकता था, जिसका मान कितना आएगा? 1:3 सेम ही आएगा। ठीक है, बात को समझो। किसी भी ग्राफ के लिए ढाल कैसे ज्ञात करते हैं, ट्रिक बना लो। क्या? ढाल बराबर टेन थीटा बराबर खड़ी रेखा अपॉन आड़ी रेखा बराबर डॉट 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 डॉट। सोचो कि वो कौन सी राशि को व्यक्त करेगा। जैसे हमने डॉट डॉट लगाया, पहले विस्थापन और समय था, वेग को बताया, वेग और समय है, त्वरण को बताया। ऐसे ही नए नए चैप्टर में अपन जाएंगे और नई नई राशियां मिलेंगी, लेकिन ये फ्रेम कभी बदलने वाला नहीं है। आज बन गया सो बन गया। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। लो भाई, फिर नया सवाल आ गया। ये वेग है और ये समय है। वेग समय वक्र की ढाल वो तो त्वरण को बताएगी, लेकिन हमसे क्या पूछ रहा है? कण द्वारा तय की गई दूरी तथा विस्थापन का मान बताओ। अब जो ये एरिया दिखाई दे रहा है हमें, ये एरिया किसको बताता है? किसी भी ग्राफ का एरिया। इसके लिए भी आप कहीं लिख रखा है मैंने, चलो कोई बात नहीं, यहां बता देता हूं। किसी भी ग्राफ के लिए जो एरिया होता है, आइए सर, इधर y इधर x, ये 0, ग्राफ का क्षेत्रफल बराबर y इंटू एक्स राशि को बताता है, डॉट डॉट डॉट। हमें सोचना होगा y इंटू एक्स, इनका गुणनफल, जो राशि आती है, जो राशि बनती है, उस राशि का मान इस छायांकित भाग के एरिया के बराबर होगा। ये एरिया त्रिभुजाकार हो सकता है, वर्गाकार हो सकता है, आयताकार हो सकता है। ठीक है, दिया गया वैसे हो सकता है। ठीक है, अब यहां आओ, वेग और समय, एरिया दे रखा है, बताओ देखें एरिया किसको बताएगा? एरिया बराबर क्षेत्रफल बराबर खड़ी रेखा इंटू आड़ी रेखा। खड़ी रेखा पर कौन है भाई? वेग। आड़ी रेखा पर कौन है भाई?
समय, और वेग इंटू समय किसके बराबर होगा? ये जो अपने प्रश्नवाचक चिन्ह लिखा है, डॉट 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 लिखा है, वहां क्या लिखना है आज? आज वहां विस्थापन लिखना है। ठीक है, तो जो ये एरिया है ना, ये विस्थापन को बताएगा और यही दूरी को बताएगा, पर खास फर्क है, दूरी अदिश राशि है और विस्थापन सदिश राशि है। विस्थापन सदिश है मतलब उसका मान धनात्मक, ऋणात्मक, शून्य कुछ भी हो सकता है। दूरी अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है, इसकी वैल्यू हमेशा पॉजिटिव ही होगी। तो अब देखो लिखने का तरीका समझो, ये तो हमें पता लग गया, वेग और समय वक्र में जो एरिया बन रहा है उसका मान दूरी के बराबर होगा, उसका मान विस्थापन के बराबर होगा, पर कुछ तो फर्क होगा। विस्थापन सदिश है, प्लस की जगह प्लस, माइनस की जगह माइनस, पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, दूरी हमेशा पॉजिटिव। आगे बढ़ूं तो दूरी का मान आएगा a1 प्लस a2 प्लस a3, विस्थापन a1 माइनस a2 प्लस a3, प्लस वालों को प्लस, माइनस वालों को माइनस। जैसे मान लो इसकी वैल्यू आ जाती 70, इसकी आ जाती 60, इसकी आ जाती 80। दूरी की बात करें, सबको जोड़ना है। विस्थापन की बात करें, इन दोनों को जोड़ना है, इसको घटाना है। 70 और 80 कितने हुए? 70 और 80 150, 60 कम हुआ कितना? 90। तो विस्थापन का मान आया 90। जबकि अगर दूरी का मान बोलता कोई तो ये आ गया 150 और ये 60 देखे तो 210। ठीक है, आगे बढ़ता हूं। मेन बात ये कि हमें एग्जाम में सर पूछेगा क्या? ऐसे ग्राफ बना के देगा, ऐसे ग्राफ बना के देगा, बोलेगा कण द्वारा तय की गई दूरी और विस्थापन का मान बताओ, ऐसे पूछेगा हमें। 1 मिनट आगे बढ़ते हैं, यहां बताता हूं आपको मैं। ऐसे देगा, ऐसे 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 ऐसे, ये लो, ये वेग पॉजिटिव नेगेटिव, और इधर समय 5, 10, 15, 20, 25, 30 सेकंड में। वेग का मान 10, 20, -10, -20। अब कहेगा कण द्वारा तय की गई दूरी कितनी होगी और विस्थापन का मान क्या होगा। देखो ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है तो अपन को स्पीड से तो चलना ही पड़ेगा। और स्पीड से क्या, ये सारी बातें आपकी पढ़ी हुई हैं, बस आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि हाँ यार इस चैप्टर में ये बातें भी अपने कभी पढ़ी थी, भाई हम सब भूल भाल गए हैं, बात तो ये है ना। चलो आओ, लेकिन इतना काफी होगा हमारे लिए, 2 सवाल कवर करने के लिए आज की क्लास काफी होगी। आइए सर, अब ऐसे कंडीशन में क्या करना है, किसी तरीके से यहां एरिया A1 पता करना है और एरिया फिर A2 पता करना है। चलो एरिया A1 का मान बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई, भाई साहब ये 10, भाई साहब ये 20, कितना? 200, और ये आएगा मीटर। वो कैसे? वेग रहेगा मीटर प्रति सेकंड में, समय रहेगा सेकंड में। जब आप इनको गुणा करोगे सेकंड से सेकंड कैंसिल हो जाएगा, मीटर ही बचना है। चलो A2 का मान बताओ, लंबाई गुणा चौड़ाई, लंबाई कितनी है? 25, 10, 25 में से 10 गया तो कितना? 15, ये कितना? 10, बोलो जी 150 मीटर, जहां तक मैं देख पा रहा हूं। दूरी का मान होगा A1 प्लस A2, 200 प्लस 150 तो कितना? 350। विस्थापन की मैं बात करूं तो A1 माइनस A2, A1 माइनस A2 मतलब 200 माइनस 150, और ये कितना? 50। ऐसे हमें वो सवाल पूछेगा। इसमें मैं आपको एक बहुत अच्छी बात बताता हूं, आओ। अगर किसी को इतना भी पता होगा ना कि दूरी और विस्थापन में फर्क क्या है, दूरी को जोड़ के बताएंगे, विस्थापन को चिन्ह के साथ बताएंगे। यहां दूरी का मान ज्यादा होगा, विस्थापन का मान कम ही होगा, पता है। वहां एक ऑप्शन ऐसा, मतलब ये तो कोई जरूरी नहीं है, वैसे तो आसान सा सवाल है, इसमें कौन सी बड़ी बात है। पर वो कहेगा कि दूरी और विस्थापन का मान क्रम से बताओ, वो कह देगा टोटल कितना आ रहा है? 300, 350, 350। दूसरा फिर कितना आया? 50 और 50। फिर तीसरा आएगा 50 और 350, और चौथा आएगा 350 और 50। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं, यहां दूरी विस्थापन बराबर तो नहीं होंगे ना। ये तो खैर चलो आसान है और हम आसानी से ज्ञात कर लिए।
कल को वो ऊटपटांग तरीके से भी अगर अपन को एरिया बना के देना, कुछ नहीं करना है, मस्त रहना है, बीड़ी पीनी है और देखना है। और उसमें देखना क्या पता है, हाँ यार दूरी तो ज्यादा होगी, विस्थापन कम होगा, और दोनों बराबर नहीं हो सकते। इधर आओ, दूरी विस्थापन को बराबर किया, हटा, फिर भी बराबर किया, हटाओ, अब की बार दूरी को कम कर दिया, विस्थापन को ज्यादा, संभव ही नहीं। अब की बार दूरी ज्यादा, विस्थापन कम, जब तीन गलत हो गए तो चौथा तो अपने आप ही सही होगा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण भगवान की जय। अगले पॉइंट पे आओ सर, आगे। हाँ, ये मैंने सोचा है कि मैं आपको होमवर्क दूंगा, पढ़ लो इसे आराम से। कहता है एक कण 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूरब दिशा में चल रहा है। एक कण है, पहले 5 मीटर प्रति सेकंड की चाल से पूरब दिशा में चल रहा है। पता है चाल बोला है पर वेग दे चुका है। चाल अदिश है, वेग सदिश है, तो चाल भी दी, दिशा दे दी, मतलब वेग दे चुका है, वो पूरब दिशा में जा रहा है। फिर 10 सेकंड के बाद वह इसी चाल से उत्तर दिशा में गतिशील हो जाता है। तो कण का औसत त्वरण बताओ। सर ये ऑप्शन है सर, त्वरण का मान वेग में परिवर्तन की दर, फाइनल वेलोसिटी माइनस इनिशियल वेलोसिटी अपॉन dt, और इसका मान अपन को बताना है। होमवर्क है, मुझे आप कमेंट भी कर सकते हो कि सर इसमें कौन सा आंसर आएगा। और दूसरी बात, अगर कोई लापरवाही बरत गया इस सवाल में, नुकसान उठा सकता है, एग्जाम में सीधा सीधा आ सकता है। हाँ बिल्कुल, हालांकि मैं मानता हूं कि आजकल सीधे सीधे सवाल देना बंद कर दिए, लेकिन कुछ सवाल ऐसे होते हैं भाई साहब, उनका खुद का कुछ कुछ होता है रुतबा, कुछ ऐसा ही सवाल है। ठीक है, तो ये आपको खुद को सोल्व करना है। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। आगे बढ़ता हूं। गति के समीकरण, गति के समीकरण, एक सवाल यहां से पक्का आने वाला है। गति के समीकरण अपन 3 पढ़े हैं अब तक। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as। 2 और पढ़ो आज, मतलब गति के समीकरण हमें आज के बाद 3 नहीं 5 याद करने हैं। बिल्कुल, v, थोड़ा स्पीड कम करता हूं, यहां कम कर लेते हैं। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as, एस बराबर यू प्लस वी बटा 2 इंटू टी, एस एन बराबर यू प्लस ए बटा 2 2n माइनस 1। u यहां प्रारंभिक वेग है, v यहां अंतिम वेग है, a यहां त्वरण है, s यहां विस्थापन है, वो भी टोटल t समय में। s विस्थापन टोटल t समय में, s विस्थापन टोटल t समय में, जबकि ये Sn nवें सेकंड में विस्थापन है। nवें सेकंड में विस्थापन या दूरी। अगर कोई कण सीधी रेखा में जाए ना, तो जितनी दूरी उतना ही विस्थापन। और सुनिए, इनकी खास बात क्या है? खास बात यह है, गति के 3 समीकरण सबको याद होते हैं, सवाल सबसे हल नहीं होते हैं। बाकी और चैप्टर में सूत्र याद नहीं होते। अगर सूत्र याद हो सवाल आसान, और यहां सूत्र पता है पर सवाल नहीं होते। वो होते हैं दिमाग का दही करने वाले सवाल। सही बात बोलूं तो दिमाग की प्रैक्टिस करने वाले सवाल होते हैं यहां से। अब अपने बचाव के लिए कुछ मैं आपको कहना चाह रहा हूं, वो ये जितने समीकरण आप देख पा रहे हो ना, सब में 4 राशियां हैं, सब में 4 राशियां हैं। 3 राशि वो देगा डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से, और चौथी अपन से पूछेगा। वो कैसे, आप देख लीजिए। 1 2 3 4, 4 राशियां हैं, 3 वो देगा, चौथी अपन से पूछेगा। 1 2 3 4, 4 4 4, 1 2 3 4। समय यहां 2 बार आ गया है तो एक ही काउंट करो। 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4। और सुनो, सोल्व करते समय हम कौन से समीकरण के पास जाके अर्जी लगाएं कि अंकल आप कुछ हेल्प करो ना? तो ध्यान से सुनना, अंकल के पास तब मत चले जाना जब बात अंतिम वेग, जब बात विस्थापन की हो। मतलब समझो, इसमें विस्थापन नहीं है, तो जब बात विस्थापन की हो पहले समीकरण से मतलब ही नहीं है। मतलब ये, पहले समीकरण में विस्थापन नहीं, दूसरे समीकरण में अंतिम वेग नहीं, तीसरे समीकरण में समय नहीं, टाइम नहीं है इसके पास, चौथे समीकरण में त्वरण का मान नहीं है, त्वरण की वैल्यू नहीं है।
हालांकि त्वरण कांस्टेंट होना चाहिए। गति के समीकरण तभी लागू होते हैं जब त्वरण का मान कांस्टेंट होता है, त्वरण नियत होता है। तो वो नियत त्वरण है तो नहीं, लेकिन गति उसकी नियत त्वरण से है, और ये है एस एन बराबर यू प्लस ए बटा दो 2n-1। मतलब एनवें सेकंड में तय की गई दूरी, एनवें सेकंड में, टी समय में। एक एग्जांपल बताता हूं। कोई कहे 5 सेकंड में तय की गई दूरी और 5वें सेकंड में तय की गई दूरी का अनुपात बताओ। ये है सर, कहां हो गए सब, ये है 5 सेकंड में तय की गई दूरी, ये है 5 सेकंड में तय की गई दूरी, लिख लिया होगा ना ये, और ये है 5वें सेकंड में तय की गई दूरी। लेकिन सर इसमें क्या फर्क है? फर्क है, दोबारा सुनो। 5 सेकंड में तय की गई दूरी मतलब 0 से लेकर के 5 तक, टोटल 5 सेकंड में तय की गई दूरी। और 5वें सेकंड का मतलब 4 सेकंड के बाद और 5 सेकंड से पहले, मतलब 5वें सेकंड का ये मतलब है उस 1 सेकंड के अंतराल में कितनी दूरी तय होगी। 1 सेकंड के अंतराल में 5वां सेकंड, अरे सोचो यार, 3 सेकंड में तय की गई दूरी, और तीसरे सेकंड में, तीसरा सेकंड मतलब 2 सेकंड के बाद और 3 सेकंड से पहले का जो 1 सेकंड का गैप है उसकी बात कर रहा है। ठीक, आगे बढ़ते हैं और ऐसे सवाल हमें पूछे जाते हैं। यहां से भाई देखो, मैं हमेशा एक बात बोलता हूं, अगर इस चैप्टर में से मेरे से कोई पूछे कि कोई एक सवाल दो आप, तो मैं बोलूंगा गैलीलियो का विषम अंक नियम। गैलीलियो का विषम अंक नियम, ये क्या है? ये वास्तव में बताते हैं, करते हैं बात, अभी आने वाला है। गैलीलियो का विषम अंक नियम वो ये कहता है कि अगर कोई कण, एक बार इस सवाल को पढ़ो फिर वापस आता हूं। हाँ तो सुनो, मैं कह रहा था गैलीलियो का विषम अंक नियम, रुक जाओ थोड़ी देर, 2 मिनट बाद मिलेंगे, पहले इन दोनों सवालों को पढ़ो गति के समीकरणों को लेकर के। ओके, कोई कण विराम अवस्था से प्रारंभ होकर नियत त्वरण से चलता है, विराम अवस्था से प्रारंभ होकर नियत त्वरण से चलता है, तो कण द्वारा 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात क्या होगा? और सीधा सीधा यहां आंसर लिखा हुआ है 1:4:9:16:25 ऐसा है। वो क्या कह रहा है? एक कण है, विराम अवस्था से गति प्रारंभ करता है, तो कण के द्वारा टोटल 1 सेकंड, टोटल 2 सेकंड 0 से 2, टोटल 3 सेकंड, टोटल 4 सेकंड, टोटल 5 सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात, अनुपात 1:4:9:16:25 कुछ ऐसा होगा। मतलब अगर ये x है तो ये 4x, ये उत्तरी 4x, 9x, 16x, 25x कुछ ऐसा होगा। लेकिन सर ऐसा कैसे होगा? रुक जाओ, पहले उसको भी पढ़ लो, उसको भी पढ़ लो, तो क्या कहते हैं वो, अकल ठिकाने आ जाएगी। लगता है दोनों एक जैसे ही हैं। एग्जाम में पता ही नहीं लगता हमें कि हमें 1:4:9:16 जवाब देना है या 1:3:5:7:9 जवाब देना है। इसे पढ़ो, कोई कण विराम अवस्था से प्रारंभ होकर नियत त्वरण से चलता है। सेम यही कहानी, कोई कण विराम अवस्था से प्रारंभ होकर नियत त्वरण से चलता है, तो कण द्वारा, तो कण द्वारा, यहां तक सेम। अब देखो, प्रथम सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, चौथे सेकंड, 5वें सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात, और ऐसे आंसर आएगा 1:3:5:7:9। सर जरा बता भी दीजिए। तो सुनो, ये तो कहता है 1 सेकंड, टोटल 2 सेकंड, टोटल 3 सेकंड, तो पता है कौन सा सूत्र कहां मिलेंगे? ये वाला सूत्र, एस बराबर यूटी प्लस हाफ एटी स्क्वायर। प्रारंभिक वेग का मान 0, त्वरण का मान आ गया भैया नियत, ये 0 हो चुका है, ये नियत हो चुका है, एस समानुपात में टी स्क्वायर। टी का मान एक बार 1 रखना है, एक बार 2 रखना है,
एक बार 2 रखना है, एक बार 3, एक बार 4 और फिर स्क्वायर तो करना ही है। मतलब यहां ये वाला सूत्र काम करेगा और आंसर आएगा 1:4:9:16:25 ये काम करेगा। ठीक है, इधर आओ। इधर क्या कहता है? प्रथम सेकंड, दूसरे सेकंड, तीसरे सेकंड, nवें सेकंड। तो nवें सेकंड में तय की गई दूरी का मान ये सूत्र होता है, मतलब गति का 5वां समीकरण। अब यहां भी प्रारंभिक वेग का मान 0, a/2 नियत, तो एस एन समानुपाती क्या आ गया भाई? 2n-1। 2n-1 एन यहां वो सेकंड है, प्रथम सेकंड, दूसरा सेकंड, तीसरा सेकंड। एन का मान 1 रखो, 1 आएगा। एन का मान 2 रखो, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो 3 आएगा। एन का मान 3 रखो, 3 दूनी 6, 6 में से 1 गया तो 5 आएगा। एन का मान 4 रखो, 4 दूनी 8, 8 में से 1 गया तो 7 आएगा। यहीं से बनता है गैलीलियो का विषम अंक नियम। और वो क्या है सुनो। गैलीलियो का विषम अंक नियम, एक रूप बता रहा हूं उसका, कि अगर कोई कण विराम अवस्था से गति प्रारंभ करे, नियत त्वरण से चले, एक समान त्वरण से चले, तो कण के द्वारा समान समय अंतराल में इक्वल टाइम इंटरवल में तय की गई दूरियों का अनुपात 1:3:5:7 ऐसे होगा। यहां भी अंतराल एक सेकंड का ही तो है। 1 सेकंड 1 सेकंड 1 सेकंड के अंतराल में 1, 3, 5, 7 ऐसे चल रहा है। पर गैलीलियो अलग तरीके से बोल दिया कि 1 सेकंड ही हो, जरूरी नहीं है। समान समय अंतराल में तय की गई दूरियों का अनुपात 1:3:5 यानी कि विषम अंक के अनुपात में होगा। जैसे पहले 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड, अगले 10 सेकंड में तय की गई दूरियों का अनुपात x, 3x, 5x, 7x, 9x ऐसा होगा। ओके, यहां भी क्या है ये देखो, अगर प्रथम सेकंड में x दूरी तय करता है तो दूसरे सेकंड में 3x दूरी तय करेगा। थोड़ी स्पीड कम कर लेता हूं। और स्पीड कम ज्यादा क्या यूट्यूब पे हो, आपके हाथ में है, चाहो तो स्पीड ज्यादा कर लो, चाहो तो कम कर लो। तो ये तो खैर आपकी ज्यादा प्रॉब्लम होनी नहीं चाहिए। फिर यहां देखो 5x, यहां देखो 7x। मैं ये कह रहा हूं कि अगर प्रथम सेकंड में वो x दूरी तय करता है तो अगले 1 सेकंड में 3x दूरी तय करेगा, तो अगले 1 सेकंड में 5x दूरी तय करेगा, तो अगले 1 सेकंड में 7x दूरी तय करेगा। और गैलीलियो बोल दिया कि 1 सेकंड जरूरी नहीं है, समान समय अंतराल हो, अनुपात ऐसा होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने एक गिरती हुई वस्तु का एग्जाम्पल देके बोल दिया। ये देखो, ये गिरती हुई वस्तु, प्रारंभिक वेग 0, त्वरण का मान कांस्टेंट, एक्सेलरेशन कांस्टेंट, जी के बराबर 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के बराबर। तो प्रारंभिक वेग u भी 0 हो गया, त्वरण का मान भी कांस्टेंट हो गया, u 0, त्वरण का मान कांस्टेंट, ऐसा कुछ आया। और अब समान समय अंतराल में डेल्टा टी डेल्टा टी डेल्टा टी समान समय अंतराल में तय की गई दूरियों का अनुपात विषम अंक के अनुपात में होता है। आगे बढ़ते हैं, ये लिखा हुआ है सर, गैलीलियो का विषम अंक नियम। मैं क्या बोल रहा हूं, अगर मुझे कोई कहे कि इस चैप्टर में से कोई एक क्वेश्चन उठा के लाओ, तो एक क्वेश्चन मैं यहीं से उठाता हूं हर बार, हमेशा। और इस बार आरपीएससी ग्रेड फर्स्ट में यहां से सवाल आ भी चुका है, हमें भी पूछेगा, हमें भी पूछेगा। तो सुनो, गैलीलियो का विषम अंक नियम, स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु द्वारा समान समय अंतराल में तय दूरियों का अनुपात 1:3:5:7:9 कुछ ऐसा होगा। वो कहता है कि एक मीनार है, मीनार की छत से किसी पिंड को स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया है।
m द्रव्यमान का पिंड है। खास बात और सुनो, यहां गति के समीकरणों में कहीं भी द्रव्यमान का जिक्र नहीं है। तो चाहे 1 ग्राम का पिंड हो, चाहे 1 किलोग्राम का पिंड हो, सबके लिए ये समीकरण एक जैसे ही काम करेंगे। बिल्कुल, दूरी का मान, अंतिम वेग का मान, कोई फर्क नहीं पड़ता कि द्रव्यमान का मान क्या है। तो आगे बढ़ते हैं। 1 मिनट। देखिए सर, ये कहता है प्रारंभिक वेग 0, त्वरण का मान कांस्टेंट, तो फिर समान समय अंतराल में तय की गई दूरियों का अनुपात ये होगा 1, 3, 5, 7, 9। यानी कि पहले अंतराल में अगर x दूरी है तो अगले अंतराल में, ये पहला अंतराल मतलब आप डेल्टा टी ले लो, वो 1 सेकंड भी हो सकता है, तो कुछ और भी हो सकता है। फिर अगले इतने ही समय अंतराल में, फिर अगले इतने ही समय अंतराल में, फिर अगले इतने ही समय अंतराल में, इतने ही समय अंतराल में समान समय अंतराल में तय की गई दूरियों का मान x, 3x, 5x, 7x, 9x ऐसा होगा। मतलब 1, 3, 5, 7, 9 के अनुपात में होगा। और सर ऐसा हुआ कैसे? अरे भाई सूत्र के साथ बताया हमने तो। ठीक है, आगे बढ़ो। हाँ, ये देखो, ये सवाल आ गया तीसरा। बढ़िया सवाल है, एग्जाम में पूछ सकता है। मैं कहता है कि एक कार वाला है, कार का प्रारंभिक वेग 0 है, त्वरण का मान नियत है, और क्या कहता है, मतलब एक कार विराम अवस्था से प्रारंभ होकर नियत त्वरण से रवाना होती है। नियत त्वरण से रवाना होती है। पहले 10 सेकंड में x1 दूरी तय करती है, अगले 10 सेकंड में x2 दूरी तय करती है, फिर अगले 10 सेकंड में x3 दूरी तय करती है। तो इनमें सही संबंध क्या होगा? एक तो ऑप्शन मिलेगा कि भैया x1 बराबर x2 बराबर x3, क्योंकि समय बराबर बराबर है। सर गलत। ये हमें लगता है कि हाँ यार 1, 3, 5 शायद ये हो जाना चाहिए, तो मैं बता दूं ये बिल्कुल गलत है। हाँ, ये 1, 3, 5 देख के भ्रम में मत पड़ना सर। सर लगता तो हमें यही है, ये नहीं होगा। आप सोच सकते हो, वीडियो को रोको और सोचो। खैर इधर लिखा हुआ है, सोचने का खैर टाइम तो है ही नहीं, तो मैं बताता हूं। ये सही बात है, ये लिख भी रखा है यहां। ये दूरी x1, x2 और x3 है, तो इन दूरियों का अनुपात 1:3:5 होगा। कोई दिक्कत नहीं। x1, x2, x3 1, 3, 5 होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। पर सुनो, इसमें इसमें तो बहुत फर्क है। हाँ, ये तो बताता है कि x2 x1 से 3 गुना है, ये x3 इस x1 से 5 गुना है, ये बताता है। ये देखो 1, 3, 1, 5 ऐसे है। और ये क्या कह रहा है, x1 x2 का 3 गुना है, उल्टा x1 x3 का 5 गुना है। गलत हो गया। ठीक है, अपन को सोल्व करना है, सोल्व कर लो यार। अगर ये अनुपात दिया हुआ है तो देखो x1 अनुपात x2 किसके बराबर होगा? 1:3 के। अरे 1:3 के यार, तो x1 का मान हुआ x2/3। ऐसे ही मैं x1 और x3 लेके जा रहा हूं, तो x1 और x3 अनुपात आएगा 1/5, तो x1 बराबर आएगा x3/5। अब यार x1 बराबर यहां तो है x2/3, यहां है x3/5, तो x1 बराबर x2/3 बराबर x3/5, और ये हमारा आंसर, और ये हमारा आंसर होगा। जल्दबाजी मत करना वहां, कहीं आप देखते ही टिक कर दो अति उत्साहित होके, हो 1, 3, 5 आ गया। पढ़ लेना एक बार ढंग से। चलो आगे बढ़ते हैं। ये है सर आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड 2025, अभी जिसका अभी रिजल्ट भी नहीं आया। पढ़ लो क्या है। एक मीनार के शिखर से गिराई गई एक वस्तु अपनी यात्रा के अंतिम सेकंड में, यानी कि अपनी यात्रा के लास्ट 1 सेकंड में, ठीक है, अंतिम 1 सेकंड में 7x दूरी तय करती है। जहां x प्रथम सेकंड में तय की गई दूरी है, पहले सेकंड में x, और जो लास्ट में है ना 1 सेकंड, उसमें 7x।
तो इसे धरातल तक पहुंचने में लगा समय कितना होगा? अरे कितना आसान है यार, कितना आसान है, सुनो। अच्छा उधर जा रहे हो क्या? उधर चले जाओ, नहीं तो यहां देखो एक बार क्या कहता है। अंतिम सेकंड में 7x, अंतिम 1 सेकंड में 7x और पहले सेकंड में x। स्वतंत्रता पूर्वक गिरती हुई वस्तु की बात कर रहा है, गैलीलियो का विषम अंक संबंधी नियम। मतलब x पहले सेकंड में, फिर 3x अगले 1 सेकंड में, फिर 5x अगले 1 सेकंड में, यहां 1 सेकंड, 1 सेकंड, 1 सेकंड, समान समय अंतराल 1 सेकंड वाला है, फिर 7x वही 1 सेकंड। क्या बोला? यहीं तक आ जाओ, ये अंतिम हो गया। अंतिम 1 सेकंड में 7x दूरी तय करता है, जहां x क्या है? प्रथम सेकंड में तय की गई दूरी है। तो बताओ ऊपर से नीचे आने में टोटल कितना समय लगा? 1 2 3 4, 4 सेकंड का समय लगा सर। उधर देखो तो उधर, यहां देखो तो यहां, हमारा आंसर 4 सेकंड होगा। ज्यादा टाइम नहीं लूंगा भाई मैं। हाँ, आप तो सवाल देखो, ग्रेड फर्स्ट का सवाल है, और सर बस हमें ये बता रहे हैं कि भैया इस तरीके के सवाल वहां पूछेगा, सवाल आपको ध्यान रहेगा, और ये सवाल पहले पढ़े हुए हैं तो बहुत अच्छी बात है। आगे बढ़ो। अब की बार ये आ गया सर आपके आरपीएससी सेकंड ग्रेड में 2022 में पूछा हुआ सवाल। पढ़ो इसे एक बार। क्या कहता है? किसी मीनार की छत, आराम से सुनना भाई, आराम से बैठो, चप्पल जूते खोल के बैठ जाओ, ठीक है? हाँ, सब आसपास में जो भी हैं उनको दूर करो और आराम से बैठो, ठीक है? और कोई जल्दबाजी नहीं। किसी मीनार की छत से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया पिंड अंतिम सेकंड में, मतलब अंतिम 1 सेकंड में कुल ऊंचाई का 7/16वां भाग तय करता है, तो वस्तु द्वारा गति पूर्ण करने में लगा समय कितना होगा? ठीक है, आओ इसे हल करते हैं। क्या बोला? चप्पल जूते खोल के आराम से बैठो, थोड़ा टाइम लगेगा, बहुत स्पीड बढ़ा ली हमने, बहुत टॉपिक कवर हो गए, अब इसे आराम से देखो। आइए सर, मान लो कि उस मीनार की ऊंचाई तो h है, और यहां से यहां तक आने में टोटल समय लगा है t। अच्छा और सुनो, आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2022 में तो पूछा कि यार उसको ऊपर से नीचे आने में समय कितना लगा। कई बार कई बार कई बार अलग अलग एग्जाम में मीनार की ऊंचाई भी पूछी, फिर इसी सवाल में कि मीनार की ऊंचाई क्या होगी। उसने केवल समय पूछा, मीनार की ऊंचाई भी पूछ सकता था, अब पूछ सकता है। तो आओ, बहुत सरल, बहुत ही आसान। स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया पिंड है ये, मान लो मीनार की ऊंचाई h है, मान लो टोटल टाइम लग गया इसको t। तो गति के एक बार यहां, गति का दूसरा समीकरण s बराबर ut प्लस हाफ at स्क्वायर, प्रारंभिक वेग 0, a का मान g के बराबर, s का मान h के बराबर। वैसे सही बात बोलूं तो खैर इस पे अपन बहस नहीं करेंगे, s का मान होगा -h, a का मान होगा -g, बिल्कुल त्वरण का मान -g, हमेशा ही, चाहे पिंड ऊपर जाए चाहे नीचे आए, लेकिन इस जमेले में मत पड़ो भी, ठीक है? लेकिन यार ये माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस हो जाएगा। तो h बराबर 1/2 GT स्क्वायर आएगा। g का मान आप 10 मानोगे तो h का मान 5t स्क्वायर आएगा। अगर टाइम अपने पास आ जाए, ऊंचाई का मान हम ज्ञात कर सकते हैं, और ऊपर अपन को इस h की जरूरत पड़ेगी कहीं ना कहीं, इसीलिए देखो मैंने क्या किया है। ओके, मैंने यहां s बराबर 1/2 GT स्क्वायर और समीकरण नंबर 1 ले लिया है, और फिर इसका मान रख करके अपने ये भी ले लिया है, ठीक है?
जैसे समय का मान अगर 1 सेकंड बोले तो ऊंचाई का मान मतलब तय की दूरी का मान 5 आएगा। टी का मान 2 बोले तो उस हिसाब से ले लेंगे। अब ज्यादा इसको हल मत करो, इधर आओ। एक समीकरण हमने बनाया टोटल ऊंचाई टोटल टाइम के लिए, पर सवाल क्या कह रहा है वो सुनो। अंतिम 1 सेकंड में कुल ऊंचाई का 7/16वां भाग तय करता है वो पिंड। लास्ट के 1 सेकंड में कुल ऊंचाई का 7/16वां भाग। तो ये समय 1 सेकंड मान लिया और इसका मान 7/16 गुणा एच ले लिया। ये टोटल टाइम टी है, जिसमें से 1 सेकंड ये खा गया तो बचा हुआ टाइम कितना रहा, t-1। टोटल ऊंचाई h है, जिसमें से ये ऊंचाई इतनी रह गई तो ये बची हुई ऊंचाई कितनी हुई, h माइनस 7/16h, तो 9/16h। अब एक समीकरण हमने यहां से बनाया, ठीक वैसा ही एक समीकरण हम यहां से बना लेंगे, दूसरा समीकरण। लेकिन सर इस यहां आने की क्या जरूरत थी, यही ले लो ना। नहीं, यहां हमारे पास में एक राशि एक्स्ट्रा मिल रही है हमें। वो मैंने बोला था ना कि हर एक समीकरण में चार चार राशियां होती हैं, तीन देता है, चौथी पूछ लेता है। हम चाहते हैं कि हमारे पास ज्यादा से ज्यादा राशियां हों। यहां आपके पास में प्रारंभिक वेग नहीं है सर, लेकिन यहां प्रारंभिक वेग 0 मिल रहा है। तो हम समीकरण यहां से स्टार्ट करेगा। फिर लिखा देखो इधर, एस बराबर यू टी प्लस 1/2 ए टी स्क्वायर। एस का मान कितना, 9/16 एच। फिर 1/2 जी, और टी की जगह t-1 का होल स्क्वायर, और ये समीकरण नंबर 2। अब समीकरण नंबर 1 का मान, ओ हो एक वहां लो। ये लो, समीकरण नंबर 1 का मान 2 में रखो तो 9/16 रहने दो। h का मान 1/2 जी टी स्क्वायर, 1/2 जी और t-1 का होल स्क्वायर। 1/2 जी से 1/2 जी चला गया। अब इसको थोड़ा हल करने पर यकीन करो 4 सेकंड आएगा। हल कैसे करें सर, यार 9/16 टी स्क्वायर t-1 का होल स्क्वायर, आप अंडरवुड कर दो एक बार। तो अंडरवुड करने पर सर आप थोड़ी देर के लिए हटोगे, सर आप थोड़ी देर के लिए हटोगे, बिल्कुल। आओ देखो, 9/16 बराबर 9/16 और टी स्क्वायर बराबर t-1 का होल स्क्वायर, वर्गमूल लेने पर 9/16 टी स्क्वायर। वर्गमूल क्यों, इतना दिमाग हमारा काम करने लग गया। अपन इसका भी रूट कर सकते हैं, इसका भी रूट कर सकते हैं, और वो आसानी से आ सकता है। इनका रूट अपने आप ही हो जाएगा। तो 3/4 ये टी बराबर t-1। मतलब ये आ गया, नीचे बैठे क्या, मतलब ये आ गया 3t बराबर 4t-4। सॉल्व कर लिया सर 4 को वहां जाके, और सर ये 4 बेचारा इधर आएगा, ये इधर जाएगा, टी का मान कितना रह जाएगा, 4। कहाँ पूछा सर, आरपीएससी सेकंड ग्रेड में। बड़ा मुश्किल सवाल था यार, बिल्कुल मुश्किल सवाल था, पर हम कोई 20 का रास्ता देखेंगे यहाँ। और सुनो, अगर हमें पूछता ना इस सवाल में कि मीनार की ऊंचाई का मान क्या होगा, तो यहां इस सवाल में हमें मीनार की ऊंचाई पूछे तो h बराबर 1/2 जी टी स्क्वायर, मतलब 5t स्क्वायर, मतलब 5t का मान 4 दे दिया, 4 का स्क्वायर ये कितना 16, 16 गुना 5 कितना 80 मीटर। अगर ऊंचाई पूछता मीनार की तो 80 मीटर। समय पूछा 4 सेकंड। अब आपको एक ट्रिक बताऊं, पर किसी को बताना नहीं है। तो आप तो कहते हो कि शेयर करो, और ये शेयर करो, जो पढ़ेगा उसको पता लगेगा। ऐसे और भी ट्रिक लेने वाला हूं मैं। इसका आंसर 7/16 है ना, 16 का रूट कितना होता है 4, समय का मान 4 ही होगा। क्या मजाक कर रहे हो सर, क्या मजाक कर रहे हो हाँ, कुछ है डाटा ऐसे जिनके लिए आंसर ऐसे ही बनने वाले हैं। तो 7/16, 16 का रूट कितना 4, समय का मान भी 4 सेकंड। हो तेरी, इतना सब कुछ किया सब बेकार।
अब वो डाटा कौन से हैं देखो, सुनो डाटा, ये ऐसे नहीं अब 7/16 दे रहा है तो आप 4 ले रहे हो यार, वो तो देने को तो यहाँ 9/16 भी दे देता, ये 5/16 भी दे देता, तब भी क्या यही आंसर था? ना 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 भाई, वो भी दायरे में रह के सवाल पूछेगा, ऐसे कुछ भी उठपटांग पूछ नहीं सकता वो। अब वो जो फिक्स डाटा है वो कौन से हैं, आओ लाया हूं मैं आपके लिए यार। आइए सर, ट्रिक देख लो आप, ये अंतिम सेकंड में कुल ऊंचाई का भाग जो तय करता है, हमारा सवाल था कौन सा था? 7/16 ये सवाल था। इसके अलावा इतनी सारी बातें दे सकता है वो। हमारा सवाल 7/16, समय लगा 4 सेकंड, ऊंचाई का मान 80 मीटर। अगर वो ऊंचाई पूछ लेता तो, राजस्थान बोर्ड में ये सवाल दे रखा है, राजस्थान बोर्ड की बुक में है ये सवाल, ये वाला कि किसी मीनार की छत से स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ा गया पिंड अंतिम 1 सेकंड में कुल ऊंचाई का 9/25वां भाग तय करता है, तो मीनार की ऊंचाई बताओ। तो 9/25वां भाग तय करता है, 25 का रूट करो, समय लगेगा 5, और अगर 5 सेकंड का टाइम लगता है तो h बराबर 1/2 GT², 5T² बराबर 5, और 5 का स्क्वायर 125 मीटर उसकी ऊंचाई होगी। ऐसा सवाल दे रखा है राजस्थान बोर्ड की बुक में। तो ऊंचाई का मान 125 मीटर। वो डाटा कौन से हैं अब आप गौर से देखो यहां, तुम हटो यार प्लीज। वो डाटा है कि अंतिम सेकंड में कुल ऊंचाई का 5/9 भाग तय करे, 7/16 भाग तय करे, 9/25वां भाग तय करे, 11/36वां भाग। अब आप समझ सकते हो यार, ये क्रम आगे ले जाओ आप, 5, 7, 9, 11 जा रहा है, और इधर जिनके रूट और स्क्वायर हो सकते हैं, समझो अगर मैं इसके पीछे लेता तो पता है क्या लेता? 5 की जगह लेता मैं 3, और 9 की जगह लेता मैं 4, क्योंकि ये 2 का स्क्वायर है, ये 3 का स्क्वायर है, ये 4 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। मैं ये कहना चाह रहा हूं वो दायरे में रहकर सवाल पूछेगा। पिछली बार उसने 7/16 दे दिया, इस बार 9/25 दे देगा। तो समय कैसे ज्ञात करना है? जो नीचे वाली राशि है ना, उसका रूट करके लेना है, लेकिन डाटा यही होनी चाहिए, ध्यान रखना है। और डाटा देगा भी यार वो यही, उसकी कोई जाति दुश्मनी थोड़ी हमसे। ठीक है, तो आप इसे आराम से देखिए और समझिए, आगे बढ़ता हूं मैं। अब है, ये क्या आ गया यार, आरपीएससी 2018 में और फर्स्ट ग्रेड फिजिक्स के पेपर में ये सवाल पूछा गया है। भगवान हमारे पेपर में सीधा सीधा आ जाए, तो हम आंसर 1 सेंटीमीटर लिख के आ जाएं, बस टिक करके आ जाएं। और देखो मैं आपको बताऊं, एक टाइम ऐसा भी था जब आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के पेपर हूबहू सेकंड ग्रेड में मिल जाया करते थे। हालांकि मैं आज इस बात के लिए गारंटी नहीं लेता हूं, लेकिन एक टाइम था ऐसा, देखा है मैंने ऐसा। मेरे पास पेपर सामने आया तो मैंने ये कहा कि ये पेपर तो पुराना है। वो पुराना पेपर नहीं था, कुछ टाइम पहले ग्रेड फर्स्ट का पेपर लगा था, उसके कुछ क्वेश्चन उसमें थे। तो एक बार तो ऐसा लगेगा नहीं यार सेम ही सवाल आ रहे हैं, लेकिन अब थोड़ा पैटर्न वो बदल रहा है। पर भाई वो कितना ही बदले, अगर ये चीजें हमारे सामने अगर क्लियर हो रही है ना, सब आसान है। आओ देखो, ये सवाल क्या है 2018 में पूछा, जो एक स्थिर लक्ष्य में जब एक गोली दागते हैं तो यह 3 सेंटीमीटर दूरी भेदन में आधा वेग खो देती है। यदि इसकी गति में नियत प्रतिरोध हो तो विराम में आने से पहले x दूरी तय करती है, यहां x का मान क्या होगा? सर सवाल ही समझ में नहीं आया। हूबहू सवाल उतारा है मैंने, उस पेपर में जो आया था ना, हूबहू उसकी नकल की है मैंने। तो सवाल तो खुद भी पढ़ लो यार। अब मैं समझाता हूं, इधर आओ। क्या कहता है, आप तो लकड़ी का एक गुटका ले लो, बहुत बड़ा गुटका है, ये लकड़ी का बहुत बड़ा गुटका है, और यहां एक गोली दागी जाती है। मान लो इस गोली का पहले का वेग v नोट है, और वो कहता है कि 3 सेंटीमीटर जब अंदर धसती है तो उसकी चाल आधी रह जाती है। लो, v नोट के बजाय v नोट बटा 2 रह जाती है। तो कहता है कि थोड़ी देर बाद में वो रुकेगी भी, तो x दूरी दूर जाकर के वो रुक जाती है। तो x का मान क्या होगा? कुछ ऐसा ही है। विराम में आने से पहले ये x दूरी तय करके रुकती है, तो यहां x का मान क्या होगा? सर गति के तीसरे समीकरण से ये सवाल
हल हो जाएगा। फोन आ रहा है भाई, किसके फोन आ रहे हैं सर? इस समय हम बात नहीं कर सकते। बस 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 थोड़ी देर में करता हूं मैं बात, क्लास खत्म होने वाली है। ठीक। हाँ सर सुनो, इस सवाल को कैसे सोल्व करें। देखो वो क्या बोलता है, 3 सेंटीमीटर जाने के बाद वेग आधा हो जाता है और x दूरी जाकर के वो रुक जाती है। तो x का मान क्या होगा? गति के तीसरे समीकरण से मैंने कोशिश तो की है। देखो एक समीकरण हम यहां लिखेगा, एक समीकरण हम यहां से बनाएगा। वो कैसे? ये प्रारंभिक वेग, ये अंतिम वेग, ये 3 विस्थापन, तो यहां से हमें त्वरण का मान मिल जाएगा जो कि एक समान मंदन होगा। एक समान अवरोध है, गति कम हो रही है तो मंदन होगा, मतलब इसका जो आंसर है वो माइनस में आएगा। देखो आप, अंतिम वेग का मान ये, प्रारंभिक वेग का मान ये, 2 की जगह 2, ए की जगह ए और एस की जगह 3। और जब आप इसको सॉल्व करोगे तो ए का मान आ गया माइनस में वी नोट स्क्वायर और बटा 8। वी नोट स्क्वायर बटा 8 रहने दो। फिर इधर आ जाओ, एक समीकरण यहां बनाएंगे। बाद का वेग 0, पहले का वेग वी नोट बटा 2, दूरी कितनी x, वही गति का तीसरा समीकरण। सर आज अंतिम वेग कितना है? 0, प्रारंभिक वेग वी नोट बटा 2 का होल स्क्वायर, फिर प्लस 2 की जगह 2, ए का मान कितना रखा? माइनस में वी नोट बटा 8 इसका होल स्क्वायर और एस का मान कितना रखा? x। सर जब आप सोल्व करोगे ना, निश्चित रूप से इसका आंसर 1 सेंटीमीटर आएगा। तो सर आप ही हल कर दो। अरे हो गया यार, अपना भी हल हो गया। देखो आप, सर थोड़ी देर के लिए आप यहां से हटो, हट गए ना? वी स्क्वायर बराबर यू स्क्वायर प्लस 2as वाले सूत्र से हट जाइए। आओ, वी स्क्वायर है ये, वी स्क्वायर है सर। यहाँ अंतिम वेग 0, सर यहाँ प्रारंभिक वेग ये हो जाएगा इसके लिए वी नोट बटा 2 का होल स्क्वायर प्लस 2 की जगह 2, ए का मान कितना? ये वाला, माइनस वी नोट स्क्वायर बटा 8 और एस का मान कितना? x। तो सर ये आया 0, ये वी नोट स्क्वायर बटा 4। सर ये माइनस हो जाएगा, 2 से 8 कटेगा, 4 आ जाएगा, वी नोट स्क्वायर बटा 4 और ये x। अब आप इसको इधर ले जाओगे, इससे ये चला जाएगा, 4 से 4 चला जाएगा, x का मान कितना आएगा? 1 सेंटीमीटर। और भगवान करे, राम जी करे कि हमारे सामने सीधा सीधा सवाल आ जाए और 1 सेंटीमीटर हम आंसर दे दें। चलो शायद आज के लिए काफी होगा ऐसा लगता है मुझे। नहीं, एक सवाल और, जो ट्रिक समझो, मतलब सवाल क्या, ध्यान से सुनना भाई। एक बार फिर चप्पल जूते खोल के आराम से बैठो। सवाल क्या है, लकड़ी का ये गुटका है और वो कहता है कि बंदूक से निकली एक गोली, पहले आप सवाल समझ लो। बंदूक से निकली एक गोली लकड़ी के तख्ते को पार करती है तो अपने प्रारंभिक वेग का लिख रखा है, गोली अपने वेग का 1/10वां भाग खो देती है। इस गोली को रोकने के लिए ऐसे कितने तख्तों की आवश्यकता होगी? दोबारा सुनिए, खैर मैंने यहां लिखा नहीं पर मैं बोल रहा हूं, आप आराम से लिख लेना। बंदूक से निकली एक गोली लकड़ी के तख्ते को जब पार करती है तो अपने प्रारंभिक वेग का 1/10वां भाग खो देती है। इस गोली को रोकने के लिए लकड़ी के ऐसे कितनी तख्तों की आवश्यकता होगी? ट्रिक याद रखना सर, ट्रिक याद रखना क्या, कि अगर वो 1/p भाग, जिसको मैंने 10 बोला ना, वहां 10 की जगह p बोल दिया, 1/p भाग, सर n बोल दो ना, n तो क्या संख्या को ले रहे हैं ना अपन, कितनी संख्या, तो उसको n मान लेते हैं। 1/p भाग खो देती है तो तख्तों की संख्या होगी p² (2p - 1)। अब यहां कितना? 10वां भाग, 10 का होल स्क्वायर, 2 10 माइनस यानी कि 100/19। अब आंसर कितना आया? 5.2। कितने तख्ते चाहिए? 5.2। ऑप्शन ये होंगे, जरा सोचो आज ऑप्शन क्या होगा इनमें। सर 5 होने चाहिए क्योंकि 5.2 है, नहीं यहां भी गलती करते हैं, 6 आएगा। क्यों? 5 तख्ते तो पूरे चाहिए और 5 तख्तों के बाद में थोड़ा सा और चाहिए अपन को, तो फिर वहां कंप्लीट तख्ते बताने पड़ेंगे, वहां 5.2 आएगा भी नहीं, तो आंसर होगा 6। तो इस ट्रिक से आप ज्ञात कर सकते हो। और सुनो, ट्रिक की भी ट्रिक सुनो।
ये ट्रिक, इसकी भी ट्रिक सुनो और ध्यान से सुनो। वो कहे गोली अपने प्रारंभिक वेग का 1/10वां भाग खो देती है, तो पता है क्या करना है? 10 का आधा करो, 5, 1 जोड़ दो, अच्छा आंसर है 1 बटा, बिल्कुल बिल्कुल। जब ध्यान दें, तख्ते से जब वो पार करती है तो अपने प्रारंभिक वेग का 1/20वां भाग खो देती है। सर 20 का आधा करो, 10, 11 तख्ते। आंसर होगा 11 तख्ते। कितने तख्तों की आवश्यकता होगी? 11। बंदूक से निकली गोली लकड़ी के किसी तख्ते को जब पार करती है तो अपने प्रारंभिक वेग का 1/30वां भाग खो देती है। ऐसे रोकने के लिए कितने तख्तों की आवश्यकता होगी बताओ? कमेंट करना। हाँ, वही देखूंगा मैं। क्या बोला मैंने? बंदूक से निकली गोली लकड़ी के किसी तख्ते को पार करती है तो 1/30वां भाग खो देती है। इसे रोकने के लिए लकड़ी के ऐसे कितने तख्तों की आवश्यकता होगी आपको बताना है। पहले मैंने बता दिया, अब आपको बताना है। बाकी और कोई डाउट हो तो अपन अगली क्लास में और बात कर सकते हैं। ठीक है, आज के लिए इतना ही। तब तक, जब तक अपन अगली क्लास में ना आए, तब तक के लिए खुश रहिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, अच्छा पढ़ते रहिए। चैनल को लाइक करो, सब्सक्राइब करो और ज्यादा से ज्यादा शेयर करो। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, श्री कृष्ण भगवान की जय। थैंक यू, धन्यवाद।